तो आज की आर्टिकल है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता समझते आप? सिद्धांत। और साथ ही आप इसमें पढ़ोगे विभिन्न माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक। विभिन्न माध्यमों के एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो उत्क्रम का मतलब क्या होता है? उत्क्रम का मतलब होता है रिवर्स, समझ दो। तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी। थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी। पहले तो उत्क्रम का मतलब समझो। उत्क्रम का मतलब ये होता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, ठीक है ना, और फिर दूसरे माध्यम से क्या आए, पहले माध्यम में आए। तो उस दौरान वो जो मार्ग जो है, जिस रास्ते पे वो चलेगा, जो मार्ग वो फॉलो करेगा, जो, ठीक है ना, वो हमेशा उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्स होता है, यानी कि उसी मार्ग पे वापस आता है जिस मार्ग से गया था, ठीक है ना। तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि दो माध्यम है भाई, एक N1 माध्यम है, दूसरा क्या है, N2 माध्यम है। एक फिगर से समझो, ये यहाँ पे कोई प्रकाश किरण तिरछी आपतित हो रही है, ठीक है ना, इसको जाना था इस डायरेक्शन में। यहाँ एक माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N2। और जब अपवर्तनांक की बात हो रही है तो इनका निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात है, समझ रहे हो। अब ये इस मार्ग पे न जाके सपोज के लिए N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी कि ये विरल है, और ये क्या है, वह नीचे सपोज के लिए हम मान लेते हैं नीचे वाला माध्यम क्या है, इसके सापेक्ष सघन है। तो इस मार्ग पे आई, यहाँ से इस मार्ग पे चली गई। सपोज के लिए आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण कितना है, R है। अपवर्तन कोण कितना है। अब हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे एक समतल दर्पण रखते हैं भाई, ठीक, इसके मार्ग पे क्या रखते हैं, एक समतल दर्पण या परावर्तक पृष्ठ रखें। और परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार से रखना है, देखो कि ये इस पे लंबवत आपतित हो भाई। लंबवत आपतित होती है तो अपने ही मार्ग पे वापस चले जाएगी, तो ये इस मार्ग पे चले जाती है भाई वापस। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये वापस इस मार्ग पे जाएगी, जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग पे वापस जाएगी, ठीक है। और जाएगी तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, बात समझ में आ गई। अब मान लेते हैं, माना प्रकाश किरण N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से, N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है। माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपतन कोण कितना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण कितना है, अपवर्तन कोण आपका है भाई कितना, R। तो आप जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या बोलते हैं, साइन I बटे साइन R इक्वल टू 1n2 इक्वल टू कितना। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना सकते हैं, फर्स्ट साइन I बटे साइन R बराबर 1n2, जहां 1n2 बराबर क्या है भाई, जहां
1n2 इक्वल टू n2/n1 है, और साथ ही हमने ये माना है कि n2 इज ग्रेटर देन n1। n2 n1 से क्या है इस समय बड़ा लिया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि नीचे सघन माध्यम है, ऊपर क्या है विरल माध्यम। अब चूंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, प्रकाश का पथ क्या होता है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्स। अब ध्यान दो, प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय है, इसलिए अगर दूसरे माध्यम में स्मॉल r आपतन कोण पर कोई प्रकाश किरण भेजी जाए तो उसका अपवर्तन कोण कितना होगा, i होगा, होगा नहीं होगा। इसलिए n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम से, n2 अपवर्तनांक वाले, एक चित्र दो चित्र नहीं बना रहा मैं, एक ही चित्र समझो, ठीक है ना। कि अब ये प्रकाश किरण यहां से आ रही है, ठीक है। n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम से स्मॉल r आपतन कोण पर, आपतित कोण पर आपतित प्रकाश किरण के लिए, आपतित प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण कितना होगा, अपवर्तन कोण r कैसे होगा, देखो अगर दूसरे माध्यम में ये प्रकाश किरण r कोण पे आपतित हुई, अभी नीचे वाला मार्ग मत देखो, ऊपर वाला मार्ग देखो, ठीक है ना। तो इसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि विरल से सघन में जाएगी इसलिए अविलंब से दूर हट जाएगी, हो जाएगा। और इसलिए फिर से स्नेल के नियम से, यहाँ पे फिर से स्नेल का नियम लगाओ, फिर से स्नेल के नियम से बोलो, साइन r i की जगह क्या हो जाएगा, और साइन i की जगह क्या हो जाएगा r, और r की जगह क्या हो जाएगा i, बराबर कितना हो जाएगा भाई 2n, बराबर कितना हो जाएगा। और इसको समीकरण नंबर देखो, 2n1 क्यों हुआ, क्योंकि इस समय प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आए, ठीक है ना, पहले से दूसरे में नहीं बल्कि, तो r की जगह i हो गया, i की जगह r हो गया, 1n2 की जगह 2n1 हो गया। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम गुणा कर देते हैं, सपोज के लिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड अगर हम गुणा कर दें, गुणा क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ साइन आई बटे साइन आर है, यहाँ साइन आर बटे ये कट जाएगा आपस में, तो साइन आई बटे साइन आर इंटू बाएं पक्ष से गुणा होगा, दाएं पक्ष से गुणा होगा, बराबर 1n2 इंटू 2n1। साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया, आप कह सकते हैं 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू, ये दो किन्हीं भी माध्यमों का एक दूसरे माध्यम के प्रति अपवर्तनांक है, इसको सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। 2n1 इंटू 1n2 बराबर कितना होता है 1, या आप कह सकते हैं 2n1 इक्वल टू 1/1n2, 1/1n2। अगर पहला माध्यम, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर पहला माध्यम, यदि पहला माध्यम हम अब सपोज के लिए क्या ले लें, y ले लें, तथा दूसरा माध्यम कांच ले लें, यानी ग्लास हो, तो आप कह सकते हैं ANG, यानी कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणा आ गया कांच के सापेक्ष हवा को GNA बराबर कितना हो जाएगा 1, या आप कह सकते हैं ANG इक्वल टू 1/GNA, एंड वाइस वर्सा, का मतलब समझते हो, वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसका उल्टा भी सही होगा, ANG इंटू GNA बराबर 1, ANG बराबर 1/GNA, GNA बराबर 1/ANG। तो ये आपकी कहानी है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है ना।
तो प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत क्या है? उत्क्रमणिता का सिद्धांत ये है कि प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, ठीक है ना, तो वो विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से क्या होगा, विचलित होगा। और अगर दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आए तो उसी मार्ग को फॉलो करता है भाई, उसी मार्ग को क्या करता है। यहाँ आई आपतन कोण पर प्रकाश किरण, आर अपवर्तन कोण हुआ, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे एक समतल दर्पण लगा दें, इसको वापस रिफ्लेक्ट कर दें, तो ये आर इसके लिए आपतन कोण हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, ठीक है। स्नेल का नियम लगाना है दोनों पृष्ठों के लिए। पहले पृष्ठ के लिए साइन आई बटे साइन आर बराबर 1/2 आसान है। दूसरे पृष्ठ के लिए ठीक उल्टा हो जाएगा, आई की जगह आर हो जाएगा, आर की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो और 1 और 2 की जगह क्या हो जाएगा भाई, 2n1 हो जाएगा, क्योंकि तब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक की बात होगी। तो लास्ट में आप पाओगे कि साइन आर बट्टे साइन आई बराबर 2n1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बचेगा आपके पास 1, ठीक है ना। तो 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1 हो गया। 2n1 बराबर 1/1n2। पहले माध्यम को हम कांच ले लें, दूसरे को हवा ले लें, या पहले को हवा ले लें, दूसरे को कांच ले लें। ए यहाँ पे ए का मतलब एयर है, जी का मतलब क्या है, ग्लास है। और आप चाहो तो कांच और पानी ले सकते हो, कांच और कोई और पदार्थ ले सकते हो, जो भी पारदर्शी पदार्थ हो। बात समझ में आ गई। जी एन ए, देखो ये जी और ये स्मॉल, ये छोटे लिखने हैं, ध्यान रहे, तुम्हारे एक जैसे लिख रहे कॉपी में लिखा हुआ, ये दोनों, ये एन थोड़ा सा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जी और ए, ये जो सफिक्स है और प्रीफिक्स है, ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, नोट कर लेना है, वीडियो से नोट कर लेना है, या मिटा दूं मैं इसको। अब हमारे पास आता है एक इस चैप्टर की और विशेष कर परावर्तन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अपवर्तन की, सॉरी, अपवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली आर्टिकल है जो इसके बाद आएगी। और वो आर्टिकल है क्या है भाई, कांच के गुट के द्वारा अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन। इसमें पूछा जाता है पार्श्विक विस्थापन। और पार्श्विक विस्थापन क्या हुआ, आप देखोगे नेक्स्ट आर्टिकल है कांच के गुट के द्वारा अपवर्तन। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने को आएगी आपके पास, वो आएगी पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना। अब कोई कांच का गुटका है, वो उसके द्वारा जब अपवर्तन होगा भाई, ठीक है ना। अभी तक हमने जो भी पृष्ठ लिया था वो एक समतल पृष्ठ लिया था, ध्यान रहे, हमने गुटका नहीं लिया था पूरी, हमने जो भी अपवर्तक पृष्ठ लिया था, हमने लिया था कि वो क्या है, समतल पृष्ठ है, ठीक है ना। उसकी सिर्फ हमने उसकी दूसरी बीमा तीसरी बीमा की बात ही नहीं की थी, किया था कहीं पे कि उसकी मोटाई कितनी है, नहीं की थी। तो जो कांच का गुटका होगा, इसकी मोटाई भी होगी और एक निश्चित मोटाई होगी, ठीक। तो इसके द्वारा अपवर्तन क्या होगा, अपतित किरण और जो लास्ट में किरण बाहर निकलेगी, उन किरणों के बीच एक डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, LATERAL, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज है इस पूरे अपवर्तन वाले चैप्टर से, ठीक। अब आप ध्यान दो, पहले फिगर पे ध्यान दो, चित्र कैसे बनेगा। सपोज के लिए ये कांच का गुटका है भाई, इसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, और आयताकार गुटका है। ये कांच का क्या है, और इस आयताकार गुटके की लंबाई और चौड़ाई से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसकी मोटाई से, ठीक है ना। और इसकी मोटाई है स्मॉल टी, सपोज के लिए थिकनेस कितनी है इसकी, स्मॉल टी है। अब ये कांच है,
इसका अपूर्णांक सपोज के लिए Ng है। अपूर्णांक कितना है? निरपेक्ष अपूर्णांक। ऊपर हवा है, यहाँ एयर है, और इसका अपूर्णांक Na है, और नीचे भी क्या है? हवा है, इसका अपूर्णांक भी क्या है? Na है। यानी ऊपर भी हवा है, नीचे भी हवा है, बीच में क्या है? कांच का गुटका है। ठीक है ना। अब कोई प्रकाश किरण इस पर तिरछी आपतित होती है भाई, ये देखो, यहाँ पे हम अविलंब खींचेंगे और तिरछी आपतित होती है तो ये सीधे क्या आ जाएगी? एक मिनट है, थोड़ा सा इसको सही से बनाता हूँ। ये प्रकाश किरण यहाँ पे तिरछी आपतित हुई, यहाँ पे अविलंब है। अब इसका जो नेचुरल मार्ग था वो ये था भाई, इस मार्ग पे इसको क्या होना था? आगे बढ़ना था। ठीक है ना। ये इस मार्ग पे आगे बढ़ेगी क्या? इसी मार्ग पे जाएगी? नहीं जाएगी, बल्कि ये झुक जाएगी अविलंब की ओर। क्यों अविलंब की ओर क्यों झुकेगी? विरल से सपोज के लिए आई कोण पे आपतन कोण आई है, और इसका जो परावर्तन कोण अपवर्तन कोण है वो आर है भाई, वो कितना है? और किस मार्ग पे जाएगी? सपोज के लिए ये ए है, ये ओ है, ये बी है, यहाँ पे बिंदु बी पे पहुंच गए। ठीक है ना। अब बिंदु बी पे से किस मार्ग पे जाएगी? देखो यहाँ पे भी हम क्या खींचेंगे? अविलंब खींचेंगे। ठीक है ना। अब बिंदु बी से किस मार्ग पे जाएगी? वापस अविलंब से दूर हटेगी। अविलंब से दूर हटेगी। इस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण। और जो इस किरण ने जो कोण बनाया, देखो ये कोण कितना होगा? आई होगा। कैसे होगा? देखो ये कोण, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, ये दोनों कोण क्या होंगे? एकांतर कोण है कि नहीं है? तो ये वाला कोण भी कितना होगा? आर होगा। अब ये किरण वापस कहाँ आ गई? हवा में आ गई। अब देखो, लेकिन जाना था इधर, पहुंच गई। इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है भाई, इस दूरी को यहाँ देखो, ये इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसको क्या बोलते हैं? ये 90 डिग्री का कोण है, ध्यान दें, ये 90 डिग्री का कोण है, इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन बी डी। डी ले लेता हूँ मैं। आ गई बात समझ में? कि किरण जब जो निर्गत किरण होगी वो आपतित किरण से के समांतर होगी। निर्गत किरण आपतित किरण के क्या होगी? समांतर होगी, लेकिन उनके बीच एक लांबिक दूरी हो जाएगी भाई, और इसी लांबिक दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, और इसी की कैलकुलेशन आपको करनी होती है। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो पार्श्विक विस्थापन समझ गए? समझ गए? तो अब देखो, मान लेते हैं पी क्यू आर एस एक कांच का गुटका है। चित्र में आप देख रहे हैं कि मान लेते हैं, मानो पी क्यू आर एस एक कांच का गुटका है, जिसकी मोटाई, हमें लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं है, हमें इसकी क्या चाहिए? मोटाई चाहिए, क्योंकि जो निर्गत किरण होगी इसकी मोटाई से बाहर निकलेगी। ठीक है ना। एक ऊपर वाले पृष्ठ से, फिर दूसरे वाले पृष्ठ से। मोटाई स्मॉल पी है, इसकी मोटाई कितनी है? कोई प्रकाश किरण जो है ए ओ, बिंदु ओ पर पी क्यू पृष्ठ, ये पी क्यू आर एस, इसका नाम मैं दे रहा हूँ पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर। ठीक है। कोई प्रकाश किरण जो है पी क्यू पृष्ठ पे आपतित होती है, आई कोण पे। ठीक है ना। और गुटके के भीतर स्मॉल आर कोण पर अपवर्तित होते हुए ओ बी दिशा में चले जाती है। ये आप लिखोगे जो मैं बोल रहा हूँ, किस दिशा में चले गए? ओ बी। बिंदु बी पर फिर से किरण क्या होती है? कांच से वायु में जाती है, इसलिए अविलंब से दूर हटते हुए ओ बी यहाँ तक आ गया, ओ एक्स लिख देता हूँ, उसको कुछ भी लिख दो आप, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस। ठीक है ना। तो बी एक्स दिशा में चले जाते हैं। बी एक्स दिशा में जो किरण निकलती है भाई, इस किरण को हम क्या बोलते हैं? अंतिम जो बाहर निकलेगी किरण, उसको निर्गत किरण। ये आपतित किरण हो गई, पहले वाले क्या हो गई? आपतित किरण। जो ये ओ बी क्या हो गई?
वो अपवर्तित किरण, वो भी क्या है, अपवर्तित किरण, और ये वो भी अपवर्तित किरण हो गई, और बी एक्स क्या हो गई, निर्गत किरण। निर्गत किरण, अब हमें पहले सबसे पहले तो हम ये दिखाएंगे कि निर्गत किरण सपोज के लिए कौन बनाती है, ई, क्या बनाती है, ई फॉर एस्केप एंगल, इसको बोलते हैं निर्गत कोण या एस्केप एंगल, ये निर्गत कोण है भाई, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हम ये दिखाएंगे कि कोण आई और कोण ई एक दूसरे के बराबर हैं, तभी एक दूसरे के समांतर होंगे, समांतर तभी होंगे। देखो किरण बी एक्स और किरण ए ओ एक दूसरे के समांतर होंगे, पहले हम ये सिद्ध करेंगे, और वो सिद्ध कैसे होगा, हम ये सिद्ध करेंगे कि कोण ई और कोण आई आपस में क्या है, आपस में क्या है, बराबर, ठीक है ना। अब देखो पृष्ठ हम लगा देते हैं, पहले दो पृष्ठों पर स्नेल का नियम लगेगा भाई, पहले पृष्ठ पी क्यू पर और फिर दूसरे पृष्ठ आर एस पर। पृष्ठ पी क्यू पर स्नेल के नियम से अब कौन लगाएगा, जिसको पूछा जाएगा वो बोलेगा है। देखो पृष्ठ पी क्यू पर आपतित किरण है आई, ठीक है ना, अपवर्तित किरण क्या है, आर, तो साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, हवा से कांच में जा रही है तो ए एन जी हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट बना दे रहा हूं, ठीक है कि नहीं है, ठीक है भाई। अब पृष्ठ एस आर पर, आर एस पर, पृष्ठ एस आर पर या पृष्ठ आर एस पर स्नेल का नियम लगाने पर कौन लगाएगा, बोलो, साइन आर, ठीक है, साइन आर बटे साइन ई बराबर साइन आर बटे साइन ई बराबर जी एन ए, जी एन ए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि साइन ई बटे साइन आर बराबर उल्टा हो जाएगा, ई एन जी बराबर 1 अपॉन जी एन ए होता है, देखो ई एन जी इक्वल टू 1 अपॉन जी एन ए होता है ना, तो जी एन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए एन जी, तो ये भिन्न उल्टी हो जाएगी। अब देखो दोनों समीकरणों की तुलना कर दो, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की हम क्या कर दें, तुलना कर दें, तो देखो दोनों का बाएं पक्ष क्या है आपस में, दोनों का बाएं पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, और जब बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी ऑब्वियसली क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि साइन आर बटे साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या भाई, साइन ई, साइन ई बटे साइन क्या आर। अब दोनों हर समान है तो दोनों हर कट जाएगा, या आप कह सकते हैं साइन आई इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, साइन ई के, या आप कह सकते हैं फाइनली यू विल गेट ई इक्वल टू आई, ई इक्वल टू या आई इक्वल टू ई, एक ही बात है, ठीक है ना, मैंने इधर उधर लिख दिया उसको। तो आई और ई बराबर हो गया भाई, आई और ई बराबर होने का मतलब ये है कि जो निर्गत किरण है, अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात निर्गत किरण बी एक्स, आपतित किरण क्या है भाई, ए ओ की क्या होगी, ये इसका कंक्लूजन है कि बी एक्स यानी जो निर्गत किरण होगी और जो आपतित किरण होगी एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। देखो ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण तभी बराबर हो सकता है जबकि यहाँ से ये रेखा जो है इस दोनों के एक दूसरे के क्या होंगे, तब जाके ये संगत कोण बनेंगे,
ठीक है ना। लाइन बढ़ाऊं पीछे, बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, समझ जाओगे बात। संगत कोण बराबर होंगे तभी जाके ये क्या होंगे भाई, आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। और अगर ये समांतर हो रहे हैं, अगर ये क्या हो रहे हैं, तो ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता को भी दिखाते हैं कि प्रकाश का वेग जो है क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। अगर देखो यहाँ से हम ई कोण पे प्रकाश किरण को आपतित करें तो वो इधर को मुड़ेगी और फिर वापस ये वाला मार्ग लेगी। उस दशा में जब प्रकाश का पथ जो है उत्क्रमणीय होगा, उस दशा में ये मार्ग चेंज नहीं होगा भाई, बिल्कुल। अगर हम इसी कोण पे यहाँ से आपतित किरण करें तो ये इस यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से, यानी कि वो किरण अपने मार्ग पे वापस आएगी, ठीक है। तो ये प्रकाश के उत्क्रमणीयता को भी जस्टिफाई करता है। कैसे दिखाओगे, बात समझ में आ गई कि यहाँ पे पहले वाले पृष्ठ पे बिंदु O पे क्या लगाओगे आप, स्नेल का नियम, फिर बिंदु B पे क्या लगाओगे, स्नेल का नियम, दोनों पक्षों की तुलना कर दोगे, सिंपल है, आसान है। देखो पहले वाले में GNA आएगा, नहीं साइन R बटे, हाँ ठीक है, पहले वाले में ANG, दूसरे वाले में GNA, ठीक है। दूसरे वाले में GNA क्यों आया, क्योंकि कांच से वाय में गई प्रकाश, ठीक है ना। तो इन दोनों का बाएं पक्ष बराबर, तो दाएं पक्ष भी बराबर कर देना और इसको सिद्ध कर देना। तो ये है भाई कांच के गुट के द्वारा अपवर्तन। बात समझ में आ गई। अब हम पार्श्विक विस्थापन पे चलते हैं, मिटा दो इसको। अब मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ और पार्श्विक विस्थापन की कैलकुलेशन करते हैं भाई। यहाँ तक ये चित्र यही रहेगा है, पार्श्विक विस्थापन के लिए भी आपको दूसरा चित्र बनाने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि आप इसी चित्र को, इसी फिगर को आप आगे बढ़ाओ। अब देखो पार्श्विक विस्थापन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहां तक ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गए ये चित्र। सपोज के लिए अब ये वाला कोण कितना होगा, कौन बोलेगा मेरे को। अब आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत हो गई। और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबिक दूरी यहाँ पे क्या है, BD है। BD को पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। अब BD को सपोज के लिए हम स्मॉल d मान लें, स्मॉल d मानो, कुछ मान लो, क्या फर्क पड़ता है, D4 डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए मैं D मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा इस चित्र में ध्यान से देखो, ये वाला कोण देखो, ये कोण I है ना, ये कोण I है, ये वाली लाइन और इस वाली लाइन पे ध्यान दो, तो ये पूरा कोण भी क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं। तो ये कोण कितना हो जाएगा, R माइनस या I माइनस, ये कोण हो जाएगा भाई I माइनस R। कैसे होगा भाई अमन, आ गई बात समझ में, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण का आधा हिस्सा तो ये है, बाकी हिस्सा क्या बचा, I माइनस R बचा, नहीं बचा, बचा। अब देखो आप लिखो, थोड़ा थ्योरी लिखना चाहो तो लिखो। जब प्रकाश किरण कांच के गुटके से गुजरती है, तो जब प्रकाश किरण कांच के गुटके से गुजरती है तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है तथा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबिक दूरी, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबिक दूरी क्या कहलाती है भाई, पार्श्विक विस्थापन कहलाती या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाती। बात समझ में आ गई। और जो चित्र में पार्श्विक विस्थापन क्या है इस समय, पार्श्विक विस्थापन है भाई BD है भाई, BD बराबर हमने क्या माना हुआ है, ये BD क्या है भाई इस समय, पार्श्विक विस्थापन। ध्यान दो ये वाला, ये इसके बीच की लंबिक दूरी, ये देखो 90 डिग्री दिखा रहा है, दिखा रखा नहीं, दिखा। अब देखो चित्रानुसार कोण, देखो अगर हम इसको M ले लें और इसको क्या ले लें, N ले लें, MN ले लो इसको, ठीक है ना। तो कोण AOM
ए ओ एम बराबर कोण एन ओ डी मान लो, कोण एन ओ, ये शीर्षाभिमुख कोण है भाई, ये क्या है, दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से कोण बोले मैंने, ए ओ एम ये वाला, और एन ओ डी ये पूरा कोण भी आई होगा। अब चूंकि कोण एन ओ बी कितना है भाई, एन ओ बी आर है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसलिए कोण देखो बी ओ डी, बी ओ कितना हो गया, आई माइनस आर, आई माइनस, और बी डी जो है ओडी पर लंब है, बी डी लंब है ओडी पर, क्योंकि हमें पार्श्व विस्थापन यानी कि लंबिक दूरी निकालनी है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो कोण बी डी ओ, कोण बी डी ओ बराबर हो गया भाई कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये मापे समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, इसलिए पहले हम ट्रायंगल लेंगे बी, इसको यहां तक ले लूं, इसको यहाँ, इस वाले जो एन बिंदु को मैं यहाँ ले रहा हूँ, देखो यहाँ एन बिंदु को मैं यहाँ तक ले रहा हूँ। थोड़ा सा चित्र को जरा साफ कर देते हैं। ये अपवर्तित किरण तो आप लोग समझ ही गए थे, अपवर्तित किरण। तो मैं ये एन बिंदु को यहाँ ले रहा हूँ नीचे, है यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज, पहले बी ओ एन से लो, बी ओ एन से, ठीक है ना। देखो हम बी ओ एन से ही क्यों ले रहे हैं, पहले इसको समझो कि हमारे पास ये वाली भुजा है भाई, ये वाली भुजा क्या है, ये वाली भुजा इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है, और ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है क्योंकि लंब है, और ये वाला त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है। तो हमारे पास बी डी निकालने के लिए एक ही चांस है कि हमें ये भुजा मिल जाए, ठीक है ना। तो इस वाले त्रिभुज से हम ये वाली भुजा निकालेंगे, और इस वाले त्रिभुज में हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, उसके लिए हमें ओ एन का मान मालूम है कि वो किसके बराबर है, टी के बराबर, ठीक है। तो एक ज्ञात भुजा लेंगे, एक अज्ञात भुजा लेंगे। तो ये इस कोण के लिए देखो, कोण आर के लिए ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो कॉस आर बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि आधार मालूम है ना हमें, इसलिए कॉस ले रहे हैं। अगर हमें लंब मालूम होता तो क्या लेते, साइन लेते, ठीक है। तो कॉस आर बराबर क्या हो जाएगा, लंब आधार बट्टे कर्ण, ओ एन बट्टे ओ बी, ओ एन बट्टे ओ बी। अब देखो कॉस थीटा क्यों लिख रहा हूं, कॉस आर बराबर हो जाएगा भाई, बोलो ओ एन का मान कितना है, टी बटे ओ बी, टी बटे, या ओ बी बराबर हो गया, ओ बी बराबर हो गया भाई टी बटे कॉस आर। इसको मैं बना दे रहा हूं समीकरण नंबर फर्स्ट, टी बटे आ गया, ठीक है ना। अब मैं दूसरे त्रिभुज में चल रहा हूं, और वो दूसरा त्रिभुज हमारे पास है ये वाला त्रिभुज भाई, कौन सा वाला, ये वाला त्रिभुज है। पहले तो ये वाला त्रिभुज था, ये वाला, ठीक। अब पुनः बोलो कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी ओ से। अब बी डी ओ में देखो ये कौन है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, ओ बी हम निकाल चुके हैं, इसका मतलब ओ बी ज्ञात भुजा हो गई। अब ओ डी निकालना है, तो अज्ञात भुजा इस समय क्या है, ओ डी है। तो ओ डी बटे ओ बी ले लो, ओ डी बटे ओ बी ही क्यों लिया, बात समझ में आ गई। तो अब देखो इस कोण के लिए ये सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये कर्ण हो गई, और ये क्या हो गई, आधार हो गई। आधार कर्ण और लंब पहचानने आते हैं त्रिकोणमिति में कि नहीं आते, आते हैं। कोण, जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने का कोण क्या होता है, लंब होता है, ठीक। अब देखो ओडी बटे ओबी, ओडी हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है भाई, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे कितना है इस समय, आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर,
ठीक है ना। ओडी का मान कितना है, ओडी बराबर हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ओबी इंटू साइन आई माइनस आर, मेक इट इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है ना। अब समीकरण फर्स्ट से ओबी का मान कहां पे रखो, ओबी का मान समीकरण सेकंड में रखो, तो ओडी बराबर हो जाएगा, ओबी का मान कितना है भाई, टी बट्टे कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। अब ओडी क्या है, ओडी मेरे, ओडी कहाँ था, बीडी था, ये तो क्या था, लंब क्या था, बीडी था ना, ओडी नहीं आएगा, बीडी, ये क्या है, बीडी है, ये भी क्या है, गलत लिख दिया हमने, देखो बीडी लंब है ना, ओडी थोड़ा ना लंब है, ओडी तो आधार है। ठीक है, तो बीडी बराबर हो, अब बीडी बराबर, चूंकि बीडी किसके बराबर है भाई, क्योंकि बीडी बराबर, बीडी को हमने माना हुआ स्मॉल डी के, पार्श्विक विस्थापन है ये क्या है, पार्श्विक विस्थापन, तो बीडी की जगह पे हम रखें डी, इसलिए डी बराबर टी इंटू साइन आई माइनस आर बट्टे कॉस आर। समीकरण नंबर क्या बना दो इसको, थर्ड, टी इंटू साइन आई माइनस आर बट्टे कॉस आर, ये पार्श्विक विस्थापन की कैलकुलेशन है। पार्श्विक विस्थापन यानी कि निर्गत किरण और जो आपतित किरण है उनके बीच की लंबिक दूरी कितनी है, वो है डी इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर बट्टे कॉस आर। ठीक है, जहां आई क्या है, आपतन कोण है, और आर जो है गुटके के भीतर क्या है, अपवर्तित कोण है, अपवर्तन कोण है। अब देखो, चूंकि आई और आर, यदि आई और आर सूक्ष्म कोण हो, और देखो यदि आई तथा आर लघु कोण हो या सूक्ष्म कोण, लघु कोण ही लिखते हैं। अब आप जानते हैं भाई, देखो लघु कोणों के लिए साइन थीटा बराबर थीटा होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉस थीटा बराबर, लघु कोणों के, ये नोट रखना, ये किनके लिए, लघु कोणों के, लघु कोणों के लिए साइन थीटा तो थीटा के बराबर होता है, और साइन आर किसके बराबर होता है, साइन थीटा थीटा के बराबर, और कॉस थीटा 1 के बराबर। देखो कॉस 0 का मान 1 होता है, लघु का मतलब होता है जो 0 की ओर अग्रसर हो, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो साइन थीटा बराबर तो थीटा होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो साइन 0 बराबर 0 हुआ नहीं हुआ, कॉस थीटा कॉस 0 बराबर कितना हुआ, 1। तो लघु कोणों का मतलब है जो कोण 0 की ओर अग्रसर हो, लगभग 0 के आसपास हो, तो लघु कोण हो तो थीटा बराबर थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए साइन आई माइनस आर किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली आई माइनस आर, और कॉस आर किसके बराबर हो जाएगा, 1, कॉस आर किसके बराबर हो जाएगा, और इसलिए आप कह सकते हैं d इक्वल टू टी इंटू आई माइनस आर, डी इक्वल टू टी इंटू आई माइनस आर, समीकरण नंबर जो भी बने, चौथी पांचवी जो भी बने। ठीक है ना, आ गई भाई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, पार्श्विक विस्थापन के लिए। हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, हम इसको, आप जानते हैं पुनः स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम यूज हो सकता है यहाँ पे, स्नेल के नियम क्या बोलता है, इक्वल टू 1n2 या n, 1n2 या, आप जानते हैं स्नेल के नियम से साइन आई बट्टे साइन आर बराबर 1n2, या इसको n लिख सकते हैं, या अब लघु कोणों के लिए फिर से, अगर इस गुटके के पूरे परिप्रेक्ष्य में हम लघु कोण ले रहे हैं, तो लघु कोण के लिए
साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर विल बी इक्वल टू आर। और यदि 1 एंड 2 को हम अपनी सुविधा के लिए हम क्या मान ले रहे हैं, एन मान लेते हैं। 1 एंड 2 को निरपेक्ष अपूर्णांक मान लें, ठीक है ना। कांच का क्या है, निरपेक्ष अपूर्णांक है, चूंकि y के सापेक्ष है और y को हम आदर्श मानते हैं, उसका जो अपूर्णांक है लगभग 1 होता है, ठीक। तो 1 एंड 2 को हम 1 एंड 2 ना लिख के क्या लिख दें, n लिख दें, या आप चाहो तो 1 एंड 2 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो i बटे आर बराबर कितना हो जाएगा, n। i बटे आर बराबर कितना हो गया, n हो गया। r बराबर कितना हो जाएगा, i बटे n, और इसको रख दो सीधे यहाँ पे। तो समीकरण कहाँ पे रखो, समीकरण 4th में रख दो सीधे। तो d इक्वल टू हो गया भाई, d इज फाइनली t इंटू आई माइनस आई अपॉन n, ये i कॉमन ले सकते हैं, d इक्वल टू t इंटू आई 1 माइनस 1 अपॉन n। ये समीकरण नंबर 36 बना दो, जो भी बन रहा है। तो ये फॉर्मूला है भाई किसके लिए, पार्श्विक विस्थापन के लिए, d इक्वल टू टी इंटू आई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन n। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये इस पूरे अपूर्णांक वाले टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये पूछा जाता है। सबसे पहले आप क्या दिखाओगे, आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में क्या है, बराबर है। फिर आप इन दो त्रिभुजों का देखो, एक इस वाले त्रिभुज का, एक इस वाले त्रिभुज से, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज से आप क्या निकालना, OB निकालना, और फिर इस वाले त्रिभुज में जाके आप क्या निकालना, OD BD निकालना, ठीक है ना। तो BD का की ही कैलकुलेशन है, पार्श्विक विस्थापन क्या है, BD ही है, तो BD की ही कैलकुलेशन आपको करनी। आ गई बात समझ में, कहीं पे कोई सवाल है, इस त्रिभुज में हमने लंब कौन सा लिया, आधार कौन सा लिया। देखो समकोण, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो अगर हम इस कोण की बात करते हैं, जिस अगर ये कोण थीटा है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का तो होगा ही होगा। अगर ये कोण थीटा है तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, ये भुजा लंब होती है, ये भुजा आधार होती है, और जो तिरछी भुजा है समकोण के सामने की भुजा, वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। इसको आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पे दो त्रिभुज थे, एक त्रिभुज ONB, इसमें ये कोण 90 डिग्री था, ये इस कोण की बात हो रही है, ठीक है ना। तो न्यून कोण R है, तो R के सामने की भुजा NB चूंकि हमारे किसी काम की नहीं थी, लेकिन जबकि O और N, ON किसके बराबर था, T के बराबर, तो हमने इसको क्या लिया, ये भुजा बटे ये भुजा, यहाँ से हमने OD निकाला, OB निकाला, ठीक है ना। फिर हम गए त्रिभुज BDO में, हमारे पास हमें मालूम है OB हम पहले निकाल चुके हैं, हमें BD निकालना है, तो OB बटे BD। अब देखो इस कोण की बात हो रही है, न्यून कोण ये है, इस कोण के सामने लंब हो गया, ये लंब बटे ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गई तीसरी भुजा, लंब बटे कर्ण बराबर क्या हो गया, साइन थीटा, ठीक। बाद में आपने क्या किया, एक जगह से OB का मान उठा के दूसरी जगह रखा, और फाइनली हमें ये फॉर्मूला मिलता है। एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। लेकिन अगर कोण छोटे हैं तो फिर हम साइन थीटा को थीटा लेते हैं, कॉस थीटा को क्या लेंगे, 1 लेंगे, और फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला मिला, D इक्वल टू टी इंटू आई विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन n मिला, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। आज का टॉपिक समाप्त।